तो आज के सेशन में हम भारत की सभी नदियों के बारे में एक साथ पढ़ने जा रहे हैं और आप सभी का एक बहुत विस्तृत टॉपिक जो है आज के सेशन में कवर होगा। तो आप लोग इत्मीनान से मुझे सुनना है, समझना है और एक एक पॉइंट जो नदियों से जुड़ा हुआ मैं आपको बताता चला जाऊं उसे ध्यान से सुनते हुए चले जाना है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। नदियों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एक ही सेशन में जब आप इतने बड़े टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में भारत की संपूर्ण नदियां हम एक ही विषय वस्तु में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब हम कभी नदी तंत्र की बात करते हैं तो एक तरीके से जो भारत का अपवाह तंत्र है या जल प्रणाली है उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी नदी है जो भूतल पे प्रवाहित होती है उसका पहले कोई ना कोई सोर्स होगा। हमेशा एक उद्गम स्थल होगा जहाँ से उसको जल प्राप्त हो रहा होगा। वो सोर्स कोई भी हो सकता है, कोई हिमनद हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, कोई झील हो सकती है, कोई झरना हो सकता है, बारिश का भी पानी हो सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर एक उसका सोर्स होगा जहाँ से वो नदी उद्गमित होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस नदी का कोई ना कोई मुहाना होगा, या तो किसी और नदी में मिल रही होगी, या तो वो सागर में मिल रही होगी, या वो महासागर में मिल रही होगी, या वो किसी खाड़ी में गिर रही होगी। उसका एक मुहाना होगा, उसका एक उद्गम स्थल होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है। कई बार नदियां झीलों में भी अपना जल गिराती हैं। ठीक है, जैसे कैस्पियन सागर झील ही है, भारत में भी वेम्बनाड झील है, बहुत सारी झीलों में भी नदियां अपना जल गिराती हैं। तो यहाँ पर आज हम नदी तंत्र को पढ़ेंगे। भारत के नदी तंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला है उत्तर भारत की नदियां या हिमालय से निकलने वाली नदियां। अब यहाँ पे सोर्स के आधार पे, पहले मैं आपको बताया कि नदी का स्रोत होगा कुछ ना कुछ, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय एक स्रोत के तौर पे है। हिमालय एक ग्लेशियर है जहाँ की नदियां सदा नीरा है, जहाँ पे हमेशा जल की उपस्थिति रहती है नदियों में, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां या प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। दो स्रोत के तौर पे हम भारत के नदी तंत्र को देखते हैं, दो स्रोत के तौर पे हम भारत के नदी तंत्र को समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जब बात आती है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो ये उत्तर भारत की नदियां हैं, ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियां। यहाँ पे आप ब्लू कलर में एक पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं। ब्लू कलर जो भी आपको दिख रहा है सब नदियां ही नदियां हैं, और जल ही जीवन है, सबसे बड़ी चीज है ना। तो उत्तर भारत में 3 मेजर नदियां हैं, 3 बड़ी नदियां हैं, बाकी उन्हीं की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, 3 मेजर नदियां कौन कौन सी हैं, एक बार थोड़ा सा मैं आपको दृष्टिपात करा देता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को भी इन डिटेल इन डेप्थ देखेंगे। ये दोनों नदी तंत्रों के बारे में हम क्रम से देखेंगे। देखो, उत्तर भारत में पहला भाग हमने डिवाइड किया उत्तर भारत की नदियां, भारत की नदी। ठीक है, उत्तर भारत की नदी को ही हम हिमालय से निकलने वाली नदी भी बोलते हैं। जो नदियां हिमालय से निकल रही, हिमालय से निकलने वाली नदियां। कोई भी नदी अकेले नहीं बहती है, अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है। तंत्र के तौर पे पूरा का पूरा बहुत सारी सहायक नदियां उसमें होती हैं। तो हिमालय से निकलने वाले 3 नदी तंत्रों की बात करते हैं हम लोग। 3 नदी तंत्र है। पहला नदी तंत्र है आपका यहाँ से, ये जो मेजर रिवर है, इंडस रिवर जिसे हम कहते हैं, ये आपकी इंडस रिवर है, तिब्बत के पठार से निकलती है और ये अरब सागर में जल गिराती है। इसको सिंधु नदी कहते हैं। मेजर रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है इस नदी प्रणाली की। दूसरी रिवर जो आपकी है वो है, ये है गंगेटिक रिवर, गंगा नदी। ये आप देखिए, ये है आपकी गंगा नदी। ठीक है, बांग्लादेश में बहती है। ये तीनों अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र हैं। देखिए, चीन से निकलते हुए भारत में, फिर पाकिस्तान में सिंधु नदी, वैसे गंगा नदी भारत से निकलते हुए बांग्लादेश में, फिर आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तिब्बत से एक और नदी निकलती है आपकी, ये है सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ये 3 नदी तंत्र मेजर नदी तंत्र, नंबर 1, नंबर 2
नंबर 3 नदी तंत्र, तो ये आपके उत्तर भारत की नदी तंत्र। अब इनमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आप जानो, क्रम समझोगे कि कौन सी बाएं तरफ से मिल रही, दाएं तरफ से मिल रही, मेजरली आपको बहुत फास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो हिमालय से निकलने वाले 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। पहला नदी तंत्र आपका सिंधु नदी तंत्र है, दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 नदी तंत्र है उत्तर भारत में। इसी के इर्द गिर्द बाकी की नदियों को उत्तर भारत में हम पढ़ेंगे। अब देखो, इन नदियों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, चूंकि हिमालय से निकल रही हैं तो ये ग्लेशियर से निकल रही, हिमानी से निकल रही हैं सारी की सारी नदियां। जब ग्लेशियर से निकलती हैं तो ग्लेशियर में पानी रहता है हमेशा, और ग्लेशियर जब पिघलता है तो जल की मात्रा की पूर्ति करता रहता है, तो वर्ष भर इनमें निरंतर प्रवाह रहता है इन नदियों में, ठीक है। इन नदियों के नदी बेसिन बहुत बड़े बड़े हैं। उन नदी बेसिनों में बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इनमें आकर के बहती हैं। तो बड़े नदी बेसिन वाली नदियां हैं, सदा नीरा नदियां हैं, ठीक है। अब इन नदी तंत्रों के बारे में समझिएगा, एक करके समझेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, और फिर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं दक्षिण भारत में। ये आपका यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे हिमालय की नदियों को हमने 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया, वैसे ही प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं प्रायद्वीपीय पठार में? पहला हिस्सा है आपका यहाँ पे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, ये प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली, और दूसरी आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली। अब देखिए, इनका स्रोत प्रायद्वीपीय पठार और मानसूनी है भारत का, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी नदियाँ बहती हैं सब आकार में छोटी हैं। मैदानी भाग की जो नदियाँ आपकी हिमालय से निकलती हैं उनके आधार पे देखें तो उनसे आकार में छोटी हैं, और वर्षा ऋतु में इनके जल स्तर में वृद्धि होती है। जब शुष्क ऋतुएं होती हैं तब जल स्तर काफ़ी कम होता है। तो ये मानसूनी नदियाँ, ये सदा नीरा नहीं होती हैं, हमेशा इनमें जल की मात्रा उतनी नहीं रहती, जल की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। इनमें से भी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि जिनकी घाटियाँ चौड़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये काफ़ी पुरानी नदियाँ हैं। तो अरब सागर में जल गिराती हैं, और ठीक है, अब अरब सागर में जल गिराने वालों का क्रम इधर ही है। अरब सागर है, अरेबियन सी है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ नदियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक नदी है ये, ठीक है, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है, सब आप देख रहे होंगे, मैं इन सब के नाम बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ से एक नदी आप देख रहे हैं, ये नदी बह रही है, यहाँ पे एक नदी देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक नदी देख रहे हैं, यहाँ पे एक नदी देख रहे हैं, ये एक नदी है। ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे छोटी छोटी बहती हैं। मेरा अभी आप लोगों ने देखा होगा पेरियार नदी वाला एक एपिसोड मैंने दिया था जिसमें नदी को समंदर से मिलते हुए दिखाया था, वो तो अरब सागर का ही पूरा वो था। इससे पहले एक बार मैं चेन्नई गया था, तो चेन्नई में मैंने देखा था पेन्नार नदी जहाँ पे मिलती है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जब नदी को आप समंदर से मिलते हुए देखेंगे तो आपको एक अलग ही एक्साइटमेंट आता है, क्योंकि वहाँ पे जो पूरी की पूरी स्थिति होती है वो अपने आप में अलग होती है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार क्रम आपको बता देता हूँ कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि बंगाल खाड़ी में जल गिराती हैं। जो मैंने लाइन खींची, एक लाइन यहाँ पे और खींच देता हूँ। ये तो देखो गंगा नदी जो आपकी है ना वो आ जाती है, ये है नंबर 1 हुगली नदी, यहाँ पे नंबरिंग डाल देते हैं। नंबर 1 है हुगली नदी है आपकी, ठीक है। हुगली के बाद दूसरी नदी जो आपकी हुगली के तुरंत बाद है वो है, हुगली में एक सहायक नदी है, हुगली में जो जाके मिलती है उसको बोलते हैं दामोदर नदी, है ना। हुगली की एक सहायक है दामोदर, दामोदर भी जाके हुगली में मिल जाती है, बंगाल खाड़ी में जल गिराती है। तो दूसरे नंबर पे दामोदर नदी। नंबर 3 है आपकी स्वर्ण रेखा नदी, नंबर 3 नंबर पे स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के बाद एक छोटी सी नदी यहाँ पे वैतरणी नदी, यहाँ पे इसमें ड्रॉ नहीं किया गया, यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ जो मुझे लगेगा एडिशनल नदियाँ। यहाँ पे एक छोटी सी नदी है वैतरणी नदी। अभी सबके बारे में बताऊंगा, सबकी विशेषता बताऊंगा।
आप लोग एक बार एक क्रम जरूर लिख लो। नंबर 1 है हुगली, नंबर 2 है दामोदर, नंबर 3 है स्वर्णरेखा, नंबर 4 है वैतरणी, नंबर 5 है आपकी ब्राह्मणी नदी। नंबर 5 है आपकी ब्राह्मणी नदी, 5 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 है आपकी महानदी, प्रमुख नदी है। फिर इसकी बहुत सहायक नदियां हैं। महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी तेल नदी है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। नंबर 7 आपकी गोदावरी है, नंबर 8 आपकी कृष्णा है, ठीक है। ये दोनों आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा, और दक्षिण भारत की बड़ी नदियों के तौर पे आती हैं। फिर इसके बाद नंबर 9 आपकी पेन्नार नदी है। पेन्नार के बाद जो है आपकी अगली नदी यहाँ पे छोटी सी है, पलार नदी, 10 नंबर नदी पलार नदी है। पलार नदी के बाद फिर आपका कावेरी नदी है, मेन है आपकी पेन्नार, पलार, और ये है आपका 11 नंबर कावेरी नदी। और कावेरी के बाद एक छोटी सी नदी है वैगई नदी, ठीक है। कावेरी के बाद वैगई यहाँ पे है, और ताम्रपाणी, 2 नदियां हैं यहाँ पे, 12 नंबर वैगई और 13 नंबर ताम्रपाणी। तो ये नदियों का एक क्रम है जो प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत आसान है, सिंपल से आप याद कर सकते हो। दामोदर, वो मकरे हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, ये कौन सी है, हाँ, वैतरणी, वैतरणी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद पेन्नार, पेन्नार के बाद पलार, पलार के बाद कावेरी, कावेरी के बाद वैगई, वैगई के बाद ताम्रपर्णी। तो एक क्रम आपका ये नदियों का है। इनके बारे में विशेषताएं बहुत सारी हैं, मैं आपको क्रम से बता दूंगा। अब थोड़ा सा, ये तो हो गई बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यहाँ पे देखिए, ये है आपका अरब सागर क्षेत्र। अरब सागर में गिरने वाली नदियां भी इसी तरीके से एक बार फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत सारी नदियां हैं। देखिए सबसे पहली नदी है, अब यहाँ पे ये जो नदी है अंतःस्थलीय नदी है, ये है लूनी नदी। ये अंतःस्थलीय है, मतलब कि ये नदी आपकी समंदर तक नहीं पहुंच पाती है, रन ऑफ कक्ष में ही विलुप्त हो जाती है ये, ठीक है। गुजरात की एक नदी है यहाँ पे स्थानीय स्तर पर बहती है, इसका नाम है भादर नदी, ठीक है। भादर के पास ही एक छोटी सी नदी है यहीं पर बहती है जिसका नाम है सतरंजी नदी। तो 1 मिनट, इसको ऐसे करते हैं, लूनी को हम बाद में करते हैं। भादर 1 नंबर हो गई, सतरंजी 2 नदी हो गई, ठीक है। सतरंजी के बाद आती है साबरमती, प्रमुख नदी है गुजरात की, 3 नंबर आपकी साबरमती हो गई। इसके बाद 4 नंबर आपकी माही नदी हो गई, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, 4 नंबर आपकी माही नदी हो गई। माही के बाद आपकी नर्मदा और तापी 2 नदियां हैं, नर्मदा नदी, तापी नदी, ठीक है, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 2 नदियां आपकी नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी के बाद फिर आपकी जो है यहाँ पे कई सारी नदियां हैं, जैसे कि गोवा वाले क्षेत्र में मांडवी और जुआरी 2 नदियां हैं, मांडवी एंड जुआरी, 7 नंबर 8 नंबर, ठीक है। मांडवी और जुआरी 2 नदियां आपकी पड़ती हैं कर्नाटक में। एक शरावती है आपकी, इसी पे गोरसप्पा जलप्रपात है, और एक आपकी गंगावेली है, ठीक है, शरावती और गंगावेली। 7 8 9 नंबर आपकी शरावती है, 10 नंबर आपकी गंगावेली है। और 2 नदियां आपकी पड़ती हैं केरल में, एक तो पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है, और भरतपुझा ये भी सबसे लंबी नदी में से एक आती है। तो 11 नंबर और 12 नंबर ये होगी भरतपुझा, भरतपुझा। एक बार फिर से मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। भादर नदी, भादर के बाद सतरंजी है, सतरंजी के बाद साबरमती है, फिर आपकी माही है, माही के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद तापी है, तापी के बाद मांडवी है, मांडवी के बाद जवारी है, जवारी के बाद शरावती, फिर गंगावेली, फिर आपकी पेरियार और भरतपुर। ये तो क्रम आपका नदियों का नॉमिनल सा है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया, कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। अब चलते हैं एक एक नदी तंत्रों को समझेंगे कि कौन सा क्या नदी तंत्र है। देखिए अब एक एक नदी तंत्र उत्तर भारत की नदियों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझते जाना है, ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है। ये आपका सिंधु नदी की सबसे पहले देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां, और हिमालय की निकलने वाली नदियों में से सबसे पहला नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र।
सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र की पहले सभी नदियों के बारे में एक एक करके समझेंगे, फिर इसके बाद सिंधु नदी तंत्र में कौन सी नदी है, सिंधु हर नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा विशेषताएं देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया है आपका, यहाँ पे ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये तिब्बत में पड़ता है, मानसरोवर झील पड़ती है यहीं पे, उसी के पास ही ये आपका ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से नदी का उद्गम होता है, ये नदी निकलती है। ठीक है, निकलने के बाद कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है और फिर इसके बाद पाकिस्तान में नंगा पर्वत के पास से प्रवेश कर जाती है। फिर पाकिस्तान की मुख्य नदी के तौर पे ये है, और आपका सिंध घाटी सभ्यता जो पूरी की पूरी है इसी नदी के किनारे अवस्थित है। तो मुख्य नदी इसमें से तो यही है। ठीक है, मेन रिवर के तौर पे हम इस नदी को देख सकते हैं। अब देखिए इस नदी के साथ बहुत सारा ये नदी तंत्र, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक नदी अकेले नहीं बहती, पूरा कई नदियों के तंत्र के साथ बहती है। अब इसकी और बहुत सारी नदियां कौन कौन सी है। नंबर एक, यहाँ पे ये नंबर एक इसी पे डाल सकते हैं। नंबर एक आपकी सिंधु नदी हो गई। यहाँ पे एक नदी है नंबर 2, इसका नाम है झेलम नदी। ठीक है, कश्मीर से ही कश्मीर घाटी पे बहती है, कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी है। ठीक है, झेलम नदी नंबर 2। झेलम के बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बारालाचारा के पास से निकलती है चंद्राभागा जो नदियाँ मिलकर चिनाब नदी। नंबर 3 आपकी चिनाब नदी। चिनाब के बाद ये हिमाचल प्रदेश से रोहतांगला के पास से निकलती है रावी नदी। ठीक है, रावी। और इसके बाद जो है यहाँ पर ब्यास कुंड के पास से निकलती है आपकी ब्यास नदी, और यहीं पर से राकस ताल है, राकस ताल से निकलती है सतलुज नदी। तिब्बत से राकस ताल से एक और नदी निकलती है सतलुज नदी। तो तिब्बत से 2 नदियां निकलती हैं, एक तो आपकी सिंधु नदी निकलती है और दूसरी आपकी राकस ताल के पास से सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, 2 नदियां निकलती हैं। सतलुज नदी पर ही ब्यास नदी मिल जाती है आकर के, हरिके के पास से ब्यास नदी का यहाँ पे संगम है। तो ये ध्यान से पहले इसमें टोटल हम देखते हैं ये पूरा का पूरा कितनी नदियां हो गई। यहाँ पे देखिएगा ये जो चिनाब नदी है ना, चिनाब नदी, ये जो झेलम है ये भी चिनाब में मिल जाती है, रावी है ये भी चिनाब में मिल जाती है। चिनाब आकर के मिलती है सतलुज में, और सतलुज जाकर के मिलती है मिठानकोट, एक जगह पड़ती है मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है पाकिस्तान। ठीक है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की टोटल यदि हम लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई है 2880, 2880 किलोमीटर लंबी नदी है पूरी की पूरी। ठीक है, ये भारत में लगभग बहती है 709 किलोमीटर क्षेत्र में भारत में बहती है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये 1114 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, और इस नदी में ये जो नदी बेसिन है इसका पूरा का पूरा, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो मैंने आपको क्रम से बताई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये याद कर लो, टोटल बहुत सिंपल सा है, और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंपल सा है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात मैं बता रहा हूँ, ये जितनी भी नदियां हैं, ये वाली नदियां आप देख रहे हो, सिंधु तो इधर है, ये सिंधु की बाएं तरफ से सारी की सारी नदियां मिल रही हैं, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं सारा, ये संयुक्त तो नदी तंत्र है पूरा का पूरा, जो कि सतलज में जाके मिलता है। चिनाब में सारी नदियां मिलती हैं, रावी और झेलम, फिर चिनाब जाके सतलुज से मिलती है, और सतलुज जाकर के सतलुज मिलती है सिंधु में। ये ध्यान रखना, चिनाब सतलुज की सहायक नदी है और सतलुज सिंधु की सहायक नदी है। यदि हम बात करें झेलम की तो झेलम चिनाब की सहायक नदी है, रावी चिनाब की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ प्रमुख नदियां हैं, ये आपको सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु की देखो और भी सहायक नदियां हैं जो ऊपर से आके मिलती हैं, दाएं तरफ से आके मिलती हैं। एक का नाम है श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही जो कश्मीर वाला लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ पे श्योक नदी आके मिलती है, फिर यहाँ पे काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, इस तरीके से इसके दाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियां। बाएं तरफ से तो ये संयुक्त तो धारापुरी मिलती है, और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, और बहुत सारी स्थानीय नदियां तो है ही हर जगह पे। ठीक है, तो ये आपको देखना है
कि देखिए आपको पता है ये नदी को लेकर के काफी विवाद रहता है भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में, क्योंकि 1960 में दोनों देशों के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था और इस सिंधु समझौते के तहत जो है एक 80-20 का फार्मूला लिया गया। 80-20 के फार्मूला के अंतर्गत जो आपकी इधर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, 6 नदी तंत्र है टोटल ये आपके, ठीक है। तो 80-20 का फॉर्मूला ये है कि इन 6 नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल भारत यूज करेगा। ऐसे ही जो इधर की 3 नदियां हैं, सतलज, ब्यास और रावी, इनका जो 80% पानी है वो भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। तो एक ये सिंधु जल समझौता है जिसको लेकर लगातार चर्चा होती रहती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कराची शहर जो है आपका सिंधु नदी तट पे है यहाँ पर, और कराची के पास ही ये नदी जा करके मिल जाती है किस पे, अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। तो सिंधु नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को ये। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे ये एक आपकी नदी है झेलम, दूसरी नदी। झेलम जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में शेषनाग झील यहाँ पर अवस्थित है। शेषनाग झील या फिर उसी के पास बेरीनाग झरना है। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील, उसके पास बेरीनाग एक झरना है। यहाँ पे शेषनाग झील है, यहीं पर एक झरना है बेरीनाग झरना, वहां से ये नदी निकलती है झेलम नदी, ठीक है। और ये नदी अपने रास्ते में बुलर झील का निर्माण करती है। बुलर झील इसकी गोखुर झील या छाड़न झील है। मतलब नदी जब कभी बहती है तो कई बार क्या होता है, अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। मान लीजिए नदी बहते बहते ऐसे मार्ग में आ जाए तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा नदी के पास ये झील बनती है, इसको गोखुर झील या छाड़न झील कहते हैं। तो बुलर झील जो है आपका झेलम नदी की छाड़न झील है। छाड़न मतलब नदी ने जिसको छोड़ दिया हो, छाड़न झील या गोखुर झील, गाय जैसे खुर वाले झील, क्योंकि आकृति कुछ इस तरीके से होती है झील की, ऐसी आकृति की झील, तो गोखुर झील भी इसे कहते हैं, गाय जैसे खुर वाली झील, ठीक है। तो बुलर झील इसी के बीच में पड़ती है, ठीक है। और अंत में चिनाब में जाके मिल जाती है। तो निकलती है आपकी बेरीनाग झरने से है और मिलती चिनाब में, ठीक है। इसी में इसकी सहायक नदी है किशन गंगा नदी, मतलब झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है किशन गंगा नदी है। पाकिस्तान में किशन गंगा को नीलम कहा जाता है, नीलम नदी। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे ही अवस्थित है। जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो झेलम नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बात हो गई झेलम नदी के बारे में, कहाँ से निकलती, कहाँ मिलती है, ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं चिनाब के बारे में। देखो सिंधु नदी तंत्र की एक बड़ी नदी में से सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाता है, ये नदी है आपकी चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी में 2 नदियां निकलती हैं। बाड़ालाचा दर्रा है जो आपका, ठीक है, लाहौल स्पीति है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है लाहौल स्पीति। तो लाहौल वाले क्षेत्र के पास बाड़ालाचा दर्रा है। कौन सा? बाड़ालाचा दर्रा। तो बाड़ालाचा दर्रा के पास से 2 नदियां निकलती हैं, एक चंद्रा नदी है, दूसरी भागा नदी है। चंद्रा और भागा दोनों आपस में जब मिल जाती हैं तो वहीं से वो चिनाब बन जाती है, चिनाब नदी बन जाती है। और बाड़ालाचा के पास निकलने के बाद ये जाकर के सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी नदी आपकी रावी नदी है। 3 नदियां हो गई, सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जो आपका जिला है, कांगड़ा जिला के पास ही रोहतांग दर्रा है, रोहतांगला के पास से निकलती है। और 5 नदियों में से ये जो है आपका रावी नदी जाकर के मिल जाती है। 5 नदी है, जो 5 नदी क्षेत्र है इनमें से सबसे छोटी नदी आपकी रावी नदी है, ठीक है। 5 पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी रावी नदी ही है। और रावी नदी आपकी ये भी जाके चिनाब में मिल जाती है। तो निकलती है आपकी ये रोहतांगला के पास से, रोहतांग दर्रे के पास से, ठीक है। इसके बाद ब्यास कुंड यहीं पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो देखो हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकल रही हैं, एक तो आपकी चिनाब, दूसरी आपकी रावी, तीसरी आपकी व्यास। और देखो यहाँ पे झेलम भी निकल रही है, तो ये भी भारत वाले क्षेत्र से निकल रही है, ठीक है। बाकी सिंधु और अब पाकिस्तान पता नहीं किस बात को लेकर के उसके मन में रहती है संशय शंका। विभाजन के बाद तो देखो किसी भी देश के साथ होता है, इस सारी नदियों का उद्गम स्रोत भारत ही है,
यहीं का जल जाके पूरा पाकिस्तान को सींचता है, यहीं का जल जाके वहाँ की प्यास बुझाता है। ठीक है। और सिंधु नदी जल समझौता तोड़ने की जो बात करती है ना भारत सरकार, यदि कभी तोड़ दिया ना तो पाकिस्तान प्यासों मर जाएगा। अभी तो संज्ञान भी दे दिए, 60 दिन में तो जवाब भी देना होगा। तो अब कैसे मर जाएगा? कुछ नहीं है, जल को रेगुलेट कर लेना है, डैम बना देना है चीजों को लेकर के। किशनगंगा नदी पे भारत सरकार ने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रो उत्पादन के लिए एक डैम बना दिया, एक आपस में मतलब कि दोनों को जोड़ दिया, झेलम को किशनगंगा से। अब किशनगंगा किसकी सहायक है? झेलम की सहायक है। किसकी सहायक है? झेलम की। और किशनगंगा को झेलम से जोड़ दिया गया। तो जोड़ने की जो परियोजना थी, तो भाई पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चला गया। पाकिस्तान जैसे कि अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाके उसने बोला कि भारत जो है किशनगंगा का जल मोड़ रहा है। मुझे सिंपल सी बात बताओ, ये आपकी कौन सी नदी है? झेलम नदी। यहीं पे किशनगंगा नदी है। यदि आपस में जोड़ दिया जाए, कोई जल में परिवर्तन होगा? किशनगंगा का पानी तो झेलम में जा रहा है ना। तो जल में परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक इलेक्ट्रिक किशनगंगा परियोजना थी। उस परियोजना के तहत काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ने फिर बोला भी पाकिस्तान को कि भाई इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जा रहा है, आपका जल थोड़ा ना इससे कि जल क्षमता कम हो रही है। पर पाकिस्तान क्या है ना, छोटे छोटे मुद्दे उठाता रहता है, उसको छोटे छोटे मुद्दे, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो हार भी गया इस केस को। ठीक, तो ये आपकी रावी नदी के बारे में। रावी के बाद ब्यास नदी है। ब्यास नदी भी आपका कांगड़ा जिले के रोहतांग गंगा के पास ही, वहीं पे ब्यास कुंड है, सतलुज में जाके मिलती है। कपूरथला पड़ता है एक जगह पंजाब में, कपूरथला में हरिके नामक स्थान में ये सतलुज से मिल जाती है। पूरी तरीके से भारत में बहने वाली नदी आपकी ये। देखो ये जो शेषनाग झील, ये झेलम नदी है ना, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है कश्मीर में, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर भी बनाती है झेलम नदी। ठीक है, तो ये आपकी सभी नदियां हो गई। अंतिम नदी मैंने आपको बताई सतलुज नदी है, तिब्बत से निकलती है, राकसताल से निकलती है, और राकसताल से निकलने के बाद सीपी किला दर्रे के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। इसी नदी के ऊपर बांध बनाए गए भाखड़ा और नागल डैम, दो बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा और नागल डैम। तो अलग अलग बांध है ये, भाखड़ा और नागल डैम। जब कभी आप जाएंगे तो भाखड़ा नागल डैम आपको पंजाब से हिमाचल प्रदेश में। इसी डैम के पीछे ही गोविंद सागर झील, एक बड़ी कृत्रिम झील बनी है, गोविंद सागर झील कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये आपको रफली जानकारी आपको रखनी है। ठीक, क्लियर है? गोविंद सागर झील। ठीक है, ये आपकी कुछ जानकारी मैंने आपको दी सिंधु नदी तल से। कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई समस्या नहीं। अब अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी हमारी गंगा नदी तक। सिंपल है, देखो एक एक करके क्लियर करता जाऊंगा मैं आपको, तो आपका स्पष्ट होता जाएगा। ये है आपका गंगा नदी। दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र। देखो गंगा नदी तंत्र में आपको पता है कि गंगा कैसे बनती है। गंगा बनने की कहानी मैंने आपको बताई थी। प्रमुख नदी तो यही है इसकी, एक धारा पश्चिम बंगाल में और दूसरी धारा ये है पूरी मुख्य। अब इसके बाद इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन उससे पहले गंगा बनती कैसे मैंने आपको बताया कि बद्रीनाथ के पास दो नदियां हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा, दोनों आपस में मिलती हैं, सतोपत ग्लेशियर से निकलती हैं, और निकलने के बाद जो है आपस में मिलती हैं। पहले तो अलकनंदा बनती है। ठीक है, अलकनंदा में एक नदी मिलती है धौली गंगा। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा निकलती है, वहीं पे धौली गंगा निकलती है। धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। ठीक है, तो मैं आपको रफली यहाँ पे बता देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए ये आपकी अलकनंदा है। अब अलकनंदा में बहुत सारी सहायक नदी मिलेंगी। पहली आपकी कौन सी है? ये धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। इसके बाद दूसरी नदी मिलती है नंदप्रयाग में, इसका नाम है नंदाकिनी। ठीक है, नंदप्रयाग में ये मिलती है। तीसरी नदी मैंने आपको बताई है, उसका नाम है पिंडर नदी। पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग में। तीसरी नदी है, पहली कौन है? धौली गंगा। दूसरी कौन है? नंदाकिनी। तीसरी कौन है? पिंडर। चौथी नदी कौन सी है जो इसमें आके मिलती है?
भाई कुछ तो मैंने पढ़ाया है लास्ट टाइम पे। चौथी नदी ये है। ये कहाँ से मिलती है? भागीरथी है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, भागीरथी। ठीक है। और इससे पहले एक नदी और मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग। एक बार फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूँ। नंबर 1 आपकी कौन सी है? धौली गंगा। सब मिल रही है अलकनंदा पे। धौली गंगा अलकनंदा पे मिल रही है। ठीक है। अलकनंदा पे मिलने के बाद एक बार फिर से इसको अगेन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि फास्ट में आपको याद हो जाए। देखो रिवाइज करना है, रिवीजन का एक तरीका भी फास्ट आपको चीजें बताऊं। 3 नदियां इधर से आके मिलती हैं। ठीक है, ये याद कर लो। और 2 नदियां आके इधर से मिलती हैं। ये 2 नदियां यहाँ से आके मिलती हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। इस नदी का नाम है धौली गंगा। कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। ठीक है। दूसरी नदी का नाम है, क्या नाम है? नंदाकिनी। कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। तीसरी नदी का नाम है, क्या नाम है तीसरी नदी का नाम? पिंडर। पिंडर कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। तो ये 3 प्रयाग पहले याद कर लो। ये है विष्णुप्रयाग, ये है आपका नंदप्रयाग, और ये है आपका कर्णप्रयाग। फिर आपका मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और इसके बाद देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी। ठीक है, सिंपल सा है। भागीरथी की सहायक नदी भिलांगना है। यहीं पर आपका टीही गढ़वाल डैम बना हुआ है उसके संगम पे। ये तो आप रट लाओ, सिंपल सा है माजरा। ठीक है। अब चलो, ये तो मैंने आपको गंगा बनने की कहानी बता दी। अब गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, उन सब के बारे में चर्चा। तो देवप्रयाग में जब आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो यहीं से गंगा नाम हो जाता है, देवप्रयाग के संग। अब देखो बहुत सारी नदियां मैं जोड़ता चला जाऊंगा। एक तो देखिए ये नदी है आपकी यमुना, प्रमुख सहायक नदी। यमुना के साथ गंगा की सहायक नदियों में से एक आपकी है रामगंगा। रामगंगा पहली सहायक नदी। दूसरी सहायक नदी है आपकी गोमती। ये है आपकी गोमती। तीसरी आपकी है घाघरा। ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा। घाघरा के बाद अगली है गंडक। गंडक के बाद है यहाँ पे बूढ़ी गंडक। ठीक है। फिर इसके बाद है आपकी कोसी। कोसी के बाद है आपकी यहाँ से आ रही है महानंदा। यहाँ पे महानंदा नदी। ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ये सारी नदियां जो ऊपर वाली नदियां हैं बाएं तरफ से मिल रही हैं और नीचे वाली नदियां दाएं तरफ से मिल रही हैं। क्लियर है? ऊपर लेफ्ट है, नीचे राइट है। बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा। रामगंगा के बाद गोमती। गोमती के बाद घाघरा। घाघरा के बाद गंडक। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। कोसी, महानंदा। सिंपल सा माजरा है। ठीक है। नीचे से मिलने वाली नदियों में एक तो यमुना है, गंगा से मिलती है। दूसरी सोन मिलती है, सोन के पहले यहाँ पे टोन्स मिलती है। तो 3 नदियां यहाँ पे। बाद में जाके हुगली में, यहाँ पे फरक्का के पास है नदी आपकी, हुगली में विभाजित हो जाती है। कुछ बताओ, कोई दिक्कत हो तो? सिंपल सा है, गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। वहीं पे गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। दोनों की संगम को हम गंगा कहते हैं। गंगा जाकर के बाद में यहाँ पे इलाहाबाद के पास किससे मिलती है? यमुना से मिल जाती है। ठीक है। जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। दोनों नदियों का संगम बड़ा पवित्र माना गया है। ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में आगे जाकर के ये नदी क्या है? 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा बांग्लादेश चली जाती है, एक धारा पश्चिम बंगाल चली जाती है। पश्चिम बंगाल की धारा को हुगली कहते हैं और वहां की धारा को पद्मा कहते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। ठीक है। फिर पद्मा का मिलन होता है यमुना से। यहाँ पे देखिए एक नदी है सांगपो के नाम से निकलती है और इसके बाद दिहंग के नाम से, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में बहती है। ये जाकर के मिल जाती है गंगा से बांग्लादेश में। ठीक है। सिंपल सा है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में, यहाँ पे जब ये जमुना मिलती है, इनकी दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा ही कहा जाता है। फिर इसके बाद
पद्मा नदी बांग्लादेश में मेघना नदी से आके मिलती है, इधर से एक नदी आती है, ये है मेघना नदी से आके मिलती है और इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। फिर ये कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे हुगली और मेघना नदी के बीच में गंगा ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इस कारण से इसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, डेल्टा बहुत सिंपल है, मैंने बताया था कि जब नदी सागर या झील में गिरती है तो उसका वेग बहुत कम हो जाता है। वेग कम होने के पीछे का कारण क्या है? अवसादों का जमाव वहां पर होना, जिससे नदी जो है एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे ये देखिए नदी कई सारे अवसादों के जमाव कारण से यहाँ पे ये सिर्फ हो रहा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का, क्योंकि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो बहुत तीव्र ढाल से बहती हैं, जिसके कारण से सारे अवसाद आपके समंदर में ही चले जाते हैं, तो वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। ठीक है, गंगा की सहायक नदियां समझ में आई। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम मैंने बताया आपको। पहली नदी है रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। सिंपल सा क्रम। और नीचे से यमुना, टोंस और सोन, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। दूसरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना। ये नदी, यमुना की टोटल लंबाई है 1370 किलोमीटर। गंगा की आपको पता है 25-25 और 25-10 दो लंबाइयां हैं। ठीक है, तो यमुना आपकी प्रमुख सहायक नदी है। यमुना निकलती है बंदरपुक्ष श्रेणी है आपका उत्तराखंड में, बंदरपुक्ष श्रेणी में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो हिंडन नदी है, गाजियाबाद के पास से मिलती है यमुना में, 1370 किलोमीटर। ठीक है, हिंडन है। फिर इसके बाद नीचे से आती है चंबल, ठीक है, फिर है बेतवा, फिर है आपकी केन, फिर यहीं पे सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे, इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। कोई दिक्कत? अब देखो एक एक नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पहले गंगा नदी तंत्र में रामगंगा नदी के बारे में बात करते हैं। रामगंगा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि नैनीताल के पास से गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है, कन्नौज के पास से गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है पीलीभीत जिला से, और वहाँ पे गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे आपके जौनपुर, गाजीपुर, ठीक है, लखनऊ, ये सब शहर गोमती नदी के किनारे बसे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे बसती। घाघरा का नाम मैंने आपको बताया था कि घाघरा का नाम अब सरयू रख दिया गया है। ठीक है, और घाघरा जो है आपकी दो नदियां निकलती हैं घाघरा की, एक तो काली नदी है, दूसरी करनाली नदी है, शारदा नदी जिसे हम कहते हैं, शारदा को ही काली कहते हैं। काली और करनाली दोनों आपस में मिलती हैं और मिल करके घाघरा नदी का निर्माण करती है। करनाली नदी ही घाघरा नदी है, शारदा नदी काली नदी, काली और करनाली घाघरा है। फिर अब इसका नाम और बदल के सरयू कर दिया गया है। तो घाघरा नदी ये बहुत, और घाघरा की सहायक नदी आपकी राप्ती नदी है, जिसके किनारे गोरखपुर अवस्थित है आपका। तो अयोध्या, घाघरा के किनारे राप्ती, सरयू इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिस कारण से इसका नाम सरयू रख दिया गया है। और सरयू के किनारे ही आपका अयोध्या, फैजाबाद, बलिया, ये सारे के सारे शहर आपके घाघरा के किनारे। तो घाघरा के बारे में कुछ आपकी जानकारी है। छपरा के निकट घाघरा आपकी गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? छपरा के निकट, सिंपल सा। इसके बाद अगली नदी आपकी गंडक नदी है, यह है आपकी गंडक नदी। इसको शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। शालिग्राम, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो शालिग्राम है वो पाए जाते हैं इस नदी में। और भारत में पटना के निकट एक गंगा नदी में ये भी मिल जाती है गंडक नदी। ठीक है, इसके बाद कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी 7 धाराओं से निकलती है, 7 धाराओं से मिलकर बनती है, इसको सप्तकोशी कहा जाता है। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट के पास एक चोटी है जिसका नाम है गोसाई थान, उसी के पास से निकलती है और भागलपुर जिले में गंगा में मिल जाती है कोसी नदी। ठीक है, बार बार अपना रास्ता बदलने के लिए, बाढ़ लाने के लिए नदी बड़ी फेमस है, जिस कारण से इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद गंगा की एक वितरिका है, जिस वितरिका का नाम हुगली है।
हुगली जो है आपका पश्चिम बंगाल में जा करके, ये गंगा की वितरिका, इसका उद्गम होता है हुगली का गंगा की वितरिका के रूप में, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलकाता बंदरगाह इसी के किनारे अवस्थित है, इसी हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ पे दक्षिण में देखें तो आपकी एक टोंस नदी है। टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और इसके बाद प्रयागराज के पास जो है गंगा मिल जाती है। इसी को हम दक्षिणी टोंस या तमसा नदी भी कहते हैं। और सोन नदी के बारे में सब जानते हैं, अमरकंटक के पास से निकलती है और पटना में ये गंगा में मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना बहुत सिंपल सा आप ये सारा कुछ याद कर सकते हो, इतना कठिन नहीं। ये बाकी यमुना है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में मैंने आपको बताया चंबल है। चंबल जो है जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में मऊ या इंदौर के पास से जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप ये यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बनास नदी, ठीक है, प्रमुख, और पार्वती नदी, ये सब प्रमुख सहायक नदी हैं। और ये नदी आपकी अवनलिका अपर्दन के लिए बड़ी फेमस है। अवनलिका अपर्दन, या जो आपका बीहड़ का निर्माण करती है, मालवा के पठार को ये बीहड़ में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। बनास हो गई, पार्वती हो गई, सिंध हो गई, काली सिंध हो गई, सारी नदियां इसकी। सिप्रा भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो चंबल हो गई। चंबल के बाद अगली नदी है यमुना की सहायक नदी सिंध नदी। सिंध नदी जो है गुना जिले के पास से निकलती है और ये भी जो है आपका यमुना में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद बेतवा नदी है आपकी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास से विंध्यन पहाड़ी से निकलती है और हमीरपुर में यमुना के पास मिल जाती है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। इसके बाद केन नदी है। केन नदी मध्य प्रदेश के सतना के पास कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। ये प्रमुख सहायक नदी यमुना की सारी हो गई और गंगा की सारी। सिंपल सा है इसका मतलब। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी ये आपकी चंबल की एक सहायक नदी है बनास। बनास के बारे में मैंने आपको बताया कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और फिर ये चंबल में मिल जाती है। ये राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से बनास नदी होकर के आती है। ठीक है, इसके अलावा क्षिप्रा नदी आपकी है। क्षिप्रा नदी भी इंदौर के काकरी पहाड़ी से निकलती है। उज्जैन जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे है। आपको शायद पता हो यहाँ पर भी कुंभ मेला का आयोजन होता है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग, ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर हर 12वें वर्ष कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकाल मंदिर जो आपका है उज्जैन में, वो क्षिप्रा नदी के तट पर ही अवस्थित है। ठीक है, तो क्षिप्रा एक प्रमुख नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी में आती है। ठीक है, बाकी आपकी पार्वती नदी है, वो भी विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है और राजस्थान में चंबल से मिल जाती है। तो ये आपका टोटल नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र और इससे जुड़ी हुई नदियों के बारे में बताओ। कोई दिक्कत? ठीक है, कुछ है नहीं, सिंपल सा। देखो, एक बार यदि आपने पढ़ रखा है, चीज़ों को समझ रखा है, तो ये तो बड़ा आसान चीज़ है। बस रिवीजन है, तो रिवीजन में यही एक तरीका है मेरे पास। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगला चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, यारलुंग सांगपो के नाम से इस नदी को जानते हैं। वहाँ के स्थानीय भाषा में इस नदी का नाम यह है। ये नदी तिब्बत में निकलती है, तिब्बत से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, और वहां से निकलने के बाद यहाँ पे एक नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत से मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसमें जहाँ पे इसका नाम दिहांग होता है। दिहांग इसका नाम हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग, तिब्बत में नाम सांगपो, फिर इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग। ठीक है, अगला नाम इसका दिहांग है। इसमें 2 सहायक नदियां बाद में मिलती हैं। एक तो दिबांग नदी है, दूसरी लोहित नदी है। लोहित इधर आती है, दिबांग नदी यहाँ पे आती है। अब इसकी देखो बहुत सारी सहायक नदियां हैं। एक बार आपको सारी सहायक नदियों के बारे में क्रम से यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। गंगा हो गई, अब आते हैं इधर। ये आपकी
ठीक है, ये आपके ब्रह्मपुत्र की मुख्य नदी है। अब देखो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती है। ठीक है, एक एक करके सारी नदियाँ मैं यहाँ पे बना दूंगा, कुछ ही नदियाँ हम डिस्कस करेंगे, सबके डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे एक नदी आप देख रहे हैं, ये है लोहित नदी। लोहित नदी, इसके पहले लोहित के पहले यहाँ पर एक नदी है दिबांग नदी। नंबर 1 दिबांग, नंबर 2 लोहित। ठीक है, अब इसके बाद बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो धनश्री नदी है, यहाँ से आके मिलती है धनश्री, नंबर 3। धनश्री के बाद अगली नदी है कापली नदी, ये भी असम वाले क्षेत्र में आकर के इसमें मिलती है, नंबर 4 कापली नदी। इसके बाद देखिए एक नदी है, ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। ठीक है, नंबर 5 तीस्ता। ऊपर देखेंगे यहाँ पे मानस नदी है, नंबर 6 मानस, ये असम वाले क्षेत्र की प्रमुख नदी है। फिर इसके बाद 2-3 नदी, एक तो पिथुमारी नदी है, नंबर 7 पिथुमारी। पिथुमारी के बाद अगली नदी है जिया बरेली। ठीक है, यहाँ पे एक नदी है जिया बरेली, 7 के बाद 8 नंबर जिया बरेली। इसके बाद ये सुवनसिरी नदी है, नंबर 9 है सुवनसिरी। ठीक है, सुवनसिरी नदी। तो ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, एक और नदी है तीस्ता के तुरंत बाद, यहाँ पे तीस्ता और मानस के बीच में संकोश नदी, संकोश नदी। तो एक बार मैं क्रम से आपको सारी नदियां बता देता हूँ। ऊपर से मिलने वाली 2 प्रमुख नदियां दिबांग नदी और लोहित नदी। ठीक है, दिबांग और लोहित नदी, दिबांग और लोहित नदी। और भी हैं, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, पारलुंग सांगपो और न्यांगकू। फिर आप परेशान हो जाओगे कि ये कौन से नाम है। पारलिंग सांगपो और न्यांगकू 2 नदियां ऊपर ये भी मिलती हैं, पर इनकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिबांग और लोहित 2 नदी। इसके बाद यहीं पर जानते हैं जहां पे लोहित नदी मिलती है ना, यहीं पे माजुली द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है अवस्थित एक द्वीप है, नदी द्वीप है आपका माजुली द्वीप भारत का। ठीक है, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे माजुली के बारे में। तो दिबांग, लोहित, फिर ये आपका धनश्री है, धनश्री के बाद कापली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये वाली नदी जो निकलती है बराक नदी है, बराक या सूरमा नदी, ये तो गंगा में जाके मिलती है, मेघना इसी को बोलते हैं। ये बराक नदी, ये जाके इधर निकल जाती है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा या मेघना जो है, जो पद्मा में जाके मिलती है। इसके बाद ऊपर आपकी तीस्ता नदी है, तीस्ता के बगल में आपका संकोश नदी है, संकोश के बगल में मानस नदी है, मानस के बगल में पिथुमारी है, जिया बरेली है, इसके बाद सुवनसिरी। ठीक है, ये नदियां हैं टोटल आपकी कुछ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दाएं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। सिंपल सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा ये दायां ओर है, दायां ओर ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। क्यों, नदी जिस तरफ से आती है, जैसे इधर से आ रही है ना, तो नीचे लेफ्ट ऊपर राइट रहेगा। तो दाएं तरफ से आने वाली नदियां आप लोग लिख सकते हैं कौन कौन सी है। सुवनसिरी हो गई, संकोश हो गई, मानस हो गई, तीस्ता हो गई, ये सब आपकी दाएं तरफ से मिलती हैं। और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां लोहित हो गई, दिबांग हो गई, धनश्री हो गई, है ना, ये सब आपकी इस तरफ से मिलने वाली नदियां। तो दायां और बायां भर आपको क्लियर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आसानी से आप इनको कर पाएंगे। ठीक, फिर सिंपल सा ब्रह्मपुत्र आपका सदिया से डुबरी के बीच में, ये आपकी असम में बहती है, यहाँ से आपका यहाँ प्रवेश कर जाती है, सदिया से प्रवेश करती है, डुबरी से ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, जमुना। ठीक है, और जमुना जब पद्मा से मिलती है, संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है, पद्मा आपकी मेघना से मिलती है, संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, और फिर मेघना अपना डेल्टा बनाती है, खत्म, फिर तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब एक एक करके आगे का भी समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की स्थिति क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कैसा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मैंने आपको बताया है कि 2 नदियां हैं, 2 प्रकार से नदियों को हम बांटते हैं, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो देखो, उत्तर भारत के 3 नदी तंत्र हो गए आपके, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, मेन मेन नदियां के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया मैंने, और जो जो जरूरी। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है।
एक बार क्रम इनका फिर से मैं बना देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बनाया था, अब आपको शायद याद हो। नंबर 1 मैंने आपकी कौन सी नदी बताई थी? भादर नदी। भादर नदी के बाद नंबर 2 आपकी सतरंजी नदी, ठीक है। फिर इसके बाद साबरमती नदी नंबर 3। नंबर 4 आपकी माही नदी। नंबर 5 आपकी नर्मदा नदी। नंबर 6 आपकी तापी नदी। नंबर 7 आपकी मांडवी। फिर नंबर 8 आपकी जुआरी। फिर इसके बाद शरावती 9। शरावती के बाद नंबर 10 गंगावेली। गंगावेली के बाद पेरियार 11 और 12 है आपकी भरतपुर। तो टोटल 12 प्रमुख नदियां हैं, बाकी छोटी मोटी बहुत सारी नदियां आपकी होती हैं। तो भादर नदी की बात करें तो भादर नदी गुजरात के राजकोट से निकलती है और अरब सागर में जल गिराती है। यहाँ पे राजकोट से निकलती है, स्थानीय नदी है ये, गुजरात में ही, ठीक है, और अरब सागर में जल गिराती है। सतरंजी की बात करें तो सतरंजी गुजरात में एक जगह है, अमरेली जिला है, अमरेली जिले से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है। खंभात की खाड़ी में ये कुछ इस तरीके से बहती है, ये है इसका प्रवाह क्षेत्र, यहाँ पे जल गिराती है। ये खंभात देखो, ये कक्ष की खाड़ी है, कक्ष की खाड़ी, यहाँ पे आपका एक खंभात की खाड़ी है। खाड़ी मतलब 3 तरफ से जिसको स्थल ने घेर रखा हुआ, ऐसी जलराशि जिसको 3 तरफ से स्थल ने घेर रखा हुआ। जैसे ये देखिए बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी 3 तरफ से स्थल ने घेर रखा किसी जलराशि को। 3 तरफ से जल घेर ले किसी स्थल को तो प्रायद्वीप है ना, और 3 तरफ से कोई भी है ना, बड़ी जलराशि को बे बोलते हैं, छोटी जलराशि को गल्फ बोलते हैं, ठीक है। 3 तरफ से घिरी हुई छोटी जलराशि गल्फ कहलाती है। खंभात की खाड़ी गल्फ है, ठीक है। बे बड़ी जलराशि, जैसे बे ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी बड़ी खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को। तो सतरंजी नदी अमरेली जिले से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। इसके बाद है साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ये आपकी साबरमती अरावली पर्वत से निकलती है राजस्थान में, और गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो गुजरात की प्रमुख शहर है अहमदाबाद शहर, इसी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद दूसरी नदी है माही नदी। माही नदी एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से धार जिले के विंध्याचल पर्वत क्षेत्र से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जल गिराती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तीनों में जल गिराती है। साथ ही ये कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। कर्क रेखा को 2 भागों में काटने वाली नदियों में से एक है। ऐसे मैंने कांगो नदी आपको बताया था, कांगो नदी जो है आपकी इसको काटती है, विषुवत रेखा को 2 भागों में बांटती है। अफ्रीका की नदी थी, यदि आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी 2 भागों में कर्क रेखा को काटने वाली नदी है और खंभात की खाड़ी में ये भी अपना जल गिराती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम और जाखम नदियाँ। इसके बाद नर्मदा नदी जो है ना आपकी अमरकंटक से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है। किसमें बैठती है? भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी में बहती है आपकी नर्मदा और तापी, ये दोनों भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी है। नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहती है और तापी भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा आपकी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से। यहाँ पे है अमरकंटक चोटी, मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में लगभग 87% हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद गुजरात में 11% और महाराष्ट्र में 1.5%, कुछ हिस्सा आपका महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। और नर्मदा आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भ्रंश घाटी वाले क्षेत्र में बहती है। इसी कारण से ये नदी जो है आपकी कहाँ बहती है? अरब सागर में जल गिराती है। भ्रंश घाटी मतलब कि बीच में फॉल्ट पड़ गया, नदी का जिधर ढाल होगा उधर ही बहेगी। तो ये ध्यान रखना, रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और ये खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदबुक का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। कारण क्या है? ढलान तीव्र होने के कारण से जितना भी अवसाद है वो सारा समंदर में चला जाता है, ठीक है। तो नर्मदा एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। बाकी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तवा नदी इसकी सहायक नदी है, बरनेर नदी है, दूधी नदी है, शक्कर नदी है, हिरन नदी है ऐसे करके बहुत सारे नाम है यहाँ पे, वो सारी इसकी सहायक नदियां हैं। कोनार नदी है, ठीक है, माचक नदी है, सब नर्मदा की सहायक नदियाँ, ठीक है। आपको पता है कि अभी एक नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिले का नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया गया। नर्मदा के किनारे अवस्थित है होशंगाबाद, और इसी पे सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। वहीं पर स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी वो आपका
गुजरात वाले क्षेत्र में है, वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना आपकी, इसमें बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद है तापी। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से एक जगह है जिसका नाम है मुल्ताई। मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है तापी नदी। ठीक है, सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी क्षेत्र के भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिण में, और यहीं पे अजंता पहाड़ी है। ठीक है, अजंता महाराष्ट्र की प्रमुख पहाड़ी है। अजंता यहाँ पे कई सारी पहाड़ी है, बालाघाट पहाड़ियाँ भी हैं, अजंता पहाड़ियाँ भी हैं, सतमाला पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, बाकी एलोरा, अजंता वो सब वही उसी से जुड़ जाती है। तो ये आपकी देखो दोनों भ्रंश घाटी, एक विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, सतपुड़ा और अजंता के बीच में तापी बहती है। तापी के किनारे ही गुजरात का एक प्रमुख शहर सूरत अवस्थित है। सूरत आपका तापी नदी के किनारे अवस्थित है। तापी ज्यादातर महाराष्ट्र में है, लगभग 75% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में। तो तीनों नदियां, ये नर्मदा और तापी, महाराष्ट्र, गुजरात और जो है मध्य प्रदेश, तीनों शहरों से बहती है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी मुख्य सहायक नदी पूर्णा नदी है। ठीक है, और ये भी तापी नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। क्लियर है, स्पष्ट है। नेक्स्ट आपकी दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी नदी। गोवा मांडवी नदी आपकी ये कर्नाटक राज्य से निकलती है पश्चिमी घाट से। ठीक है, वहीं पर भीमघाट झरना है, उस झरने से निकल के पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य में बहती है। गोवा राज्य की प्रमुख सहायक नदी है मांडवी, और ये अपना जल गिराती है। ठीक है, और गोवा राज्य की ही दूसरी नदी है जुआरी। गोवा की दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुआरी भी पश्चिमी घाट से निकलती है और ये अरब सागर में जल गिराती है। गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी है। गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी है। जुआरी भी बोलते हैं, जुआरी भी बोलते हैं, दोनों नाम है इसके, जुआरी या जुआरी नदी आपकी गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपकी शरावती नदी। शरावती नदी यहाँ पे है। शरावती नदी जो है कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत में निकलती है, अम्बू तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में जल गिराती है शरावती नदी। गुरसप्पा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, वो शरावती नदी पर ही अवस्थित है। गांधी सागर जलप्रपात या गुरसप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक कुंचिकल जलप्रपात है। देखो दोनों जलप्रपातों में अंतर है। कुंचिकल जलप्रपात भी यहीं पे कर्नाटक पे ही है। देखो कुंचिकल जलप्रपात थोड़ा सीढ़ी नुमा है, ऐसे गिरता है, डायरेक्ट नहीं गिरता। गुरसप्पा डायरेक्ट गिरता है। तो गुरसप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसका नाम दिया गया। तो कर्नाटक राज्य में अम्बू तीर्थ नामक पहाड़ी से निकलता है, और कर्नाटक में बहते हुए शरावती जो है आपकी कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में जल गिराती है। गुरसप्पा को ही जोग जलप्रपात भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगली नदी है गंगावेली नदी। तो यह गंगावेली नदी भी आपकी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में जल गिराती है। फिर पेरियार के बारे में जानते हैं, केरल की सबसे लंबी नदी, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, केरल में बहते हुए ये। ठीक है, केरल की सबसे लंबी नदी में से एक है। वैसे देखा जाए तो केरल की सबसे लंबी नदी भरतपूजा है, लेकिन भरतपूजा तमिलनाडु और केरल दोनों में बहती है। प्रवाह क्षेत्र इसका भी प्रवाह क्षेत्र, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां पेरियार की भी तमिलनाडु और केरल दोनों में बहती है, लेकिन केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है। ठीक है, दूसरी भरतपूजा, ये भी अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, और इसका दूसरा नाम पुन्नानी नदी भी है। ठीक है, पुन्नानी नदी अरब सागर में जल गिराती है, पुन्नानी। ठीक है, तो ये आपके अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। अब दूसरे नंबर पे आती है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हो गई, बंगाल खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ये आपका बंगाल की खाड़ी में, ये तो आपकी हो गई हुगली नदी। ठीक है, हुगली के बाद मैंने दूसरा आपको बताया था। क्रम बताओ एक बार मुझे नदियों का, मैंने आपको लिखवाया था। हुगली नंबर 1, हुगली से मिलने वाली नदी है दामोदर नंबर 2, इसके बाद नंबर 3 में आपकी स्वर्णरेखा, नंबर 4 में आपका वैतरणी, नंबर 5 में आपका ब्राह्मणी नदी, फिर आपकी महानदी, नंबर 6 है ना महानदी, फिर इसके बाद नंबर 7 आपकी गोदावरी, नंबर 8 आपकी कृष्णा, इसके बाद पेन्नार, नंबर 9, नंबर 10 पलार नदी, नंबर 11 कावेरी, फिर आपकी 12 बैगई और 13 ताम्रपरणी। ये क्रम है नदियों का, ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, हुगली के बारे में मैंने आपको बताया था कि हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में है।
बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। दामोदर नदी जो है आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू जिला झारखंड से पूरब दिशा में बहते हुए बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है आपकी, ठीक है। दामोदर नदी अति प्रदूषित नदियों में से एक है और ये भी अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। अब तो दामोदर नदी परियोजना बना दी गई है, उसके कारण से इस नदी के जल में नियंत्रण पा लिया गया है। तो ये आपके झारखंड पश्चिम बंगाल जिलों में ये नदी आपकी बहती है, दामोदर नदी। ये नदी जैव मरुस्थल बनाती है, मतलब इतनी ज्यादा प्रदूषित नदी है कि इसके एक पूरे हिस्से में कोई भी किसी प्रकार का जीवन की संभावनाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए जैव मरुस्थल भी बनाती है, ठीक है। दूसरी नदी आपकी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में बॉर्डर बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, स्वर्ण कण पाए जाते हैं, इस कारण से इसका नाम स्वर्ण रेखा रखा गया, ठीक है। अभी भी इस नदी में तो आप लोगों का यूपीएससी ना निकले तो दूसरा विकल्प है इसके बाद। हाँ। अच्छा चल भी रहा था कि इसके जो बालू के कण हैं उसमें बड़े महीन सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल है, ये नदी इसीलिए स्वर्ण रेखा रखा गया इसका नाम, ठीक है। बाकी ये तो आप जाओगे देख के आओगे फिर बताओगे कि हाँ कुछ मिला सोना कि नहीं। पहचान, सोने की पहचान आप नहीं कर पाओगे फिर तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इसके बाद आपकी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में बहती, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी मतलब उड़ीसा राज्य में दो नदियां हैं, कोयल नदी और शंख नदी। उन दोनों के धाराओं से मिलने के बाद एक नदी बनती है ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा की प्रमुख नदी है, ध्यान रखिएगा, एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कोयल और शंख नदी दोनों की धाराओं के संगम से आपकी जो नदी बनती है उसका नाम ही ब्राह्मणी नदी है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद ये प्रमुख नदी है आपकी महानदी। महानदी आपका ये रही सबसे प्रमुख नदी है, उड़ीसा की प्रमुख नदियों में से एक है। मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, यहीं पर एक सिहानी पहाड़ी है, धमतरी जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ का, वहीं पर मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तेल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसके बाद गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी की बहुत बड़ी नदी, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक से, नासिक के पास। यहाँ पे थोड़ा सा 3 पॉइंट आप लिख लो, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से नासिक से ये निकलती है। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, बलेश्वर। और ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है, पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आपका कावेरी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, ये 3 पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर नासिक जिला से आपकी ये निकलती है, ठीक है। और निकलने के बाद आपको ये इसी में बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वर्णा है, बेनगंगा है, ठीक है, मरारी नदी है, सब सहायक नदियां आंध्र प्रदेश में फिर ये अपना जल गिराती है, ठीक है। इसी के पास ही यनम शहर जो आपका है वो यहीं पे पास में अवस्थित है। सबसे पहले बात इसके बारे में 2-3 फैक्ट। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा। अब देखो 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, थोड़ा दोनों क्लियर कर देता हूँ। इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि दोनों में अंतर क्या है, पर चूंकि आयोगों ने क्वेश्चन पूछा है और ऐसे ऑप्शन आए हैं तो आपको बता रहा हूँ। इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, सबसे लंबी होने के कारण से मुझे लगता है कि ये है, और सबसे पवित्र होने के कारण से कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, तो इस कारण से उसको शायद गंगा उसको भी नाम दे दिया गया है। तो इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को, और दक्षिण गंगा कहते हैं आपकी, ठीक है, गोदावरी को, ये ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी आपकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक है, पूरा इसका यमन, पुदुचेरी, इतने राज्यों में इसका पूरा नदी वेश है, ठीक है। सहायक नदियों में दुधना है, पूर्णा है, बेनगंगा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, ऐसे करके मंजीरा है, ये सब सहायक नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदी, एक बार देख लीजिएगा।
गोदावरी के बाद अगली नदी आती है महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलने के बाद भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नंबर 1 में आपकी गोदावरी, नंबर 2 में आपकी कृष्णा। दूसरी सबसे लंबी नदी है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। यहीं पर कृष्णा गोदावरी बेसिन है, केजी बेसिन है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बेसिन को कृष्णा केजी बेसिन कहते हैं। इसमें पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोल पाया जाता है। ठीक है, और ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के नदी बहती है। प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा नदी, घाट प्रभा, दूध गंगा, माल प्रभा, मूसी, ये सब प्रमुख सहायक नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। हैदराबाद शहर जो है आपका मूसी नदी है, मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। भीमा नदी प्रमुख है। तुंगभद्रा का नाम भी सुना होगा आपने। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, ये क्रम आपको इसमें मिल जाएगा। देखो बाकी जो मेरी डिटेल क्लासेस है वहाँ पे तो ये सब मैंने लिखवाया है, बताया है, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगली नदी आपकी पेन्नार नदी है। कृष्णा के बाद पेन्नार नदी है। ये कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है और ये आपका बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। कलार नदी भी आपकी पूर्वी घाट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसके बाद प्रमुख नदी है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। कुर्ग जिला, कर्नाटक का कुर्ग जिला है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां से आपकी कावेरी निकलती है। ठीक है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है ये जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो कारण है। एक तो मतलब इसमें 2 प्रकार से जल प्राप्त होता है। एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आपका आता है वर्षा का टाइम पीरियड, एक लौटता हुआ मानसून भी इसको जल प्राप्त कराता है। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में खूब बारिश कराता है और उससे कावेरी को पानी मिलता है। तो ये दोनों प्रकार के, कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि कावेरी जो है दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करने वाली भारत की एकमात्र नदी में से एक है। ठीक है, और कावेरी नदी जल विवाद बहुत पुराना है, कर्नाटक, तमिलनाडु और कई सारे प्रदेशों के बीच में है। तो कावेरी नदी जल विवाद है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, स्वर्णावती, भिवानी, अमरावती, ठीक है, होरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, ऐसे करके बहुत सारी सहायक नदियां इसकी। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट नदी है वैगई नदी। तमिलनाडु के वरदनाथ पहाड़ियों से निकलती है आपकी वैगई नदी। तमिलनाडु में वरदनाथ पहाड़ियां हैं, वरदनाथ पहाड़ियों से निकलती है, पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ पे पाक जल संधि है, पाक की खाड़ी में जल गिराती है आपकी वैगई नदी। वैगई नदी के बाद अंतिम नदी है ताम्रपर्णी। ये भी तमिलनाडु में बहते हुए मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये आपकी इस तरीके से प्रमुख नदियां हो गई। 2 नदियां और है, एक यहाँ पे घग्गर नदी है, हरियाणा में बहते हुए वो राजस्थान में प्रवेश करती है। दूसरी आपकी लूनी नदी है। दोनों अंतःस्थलीय नदियां हैं। ठीक है, घग्गर एक मौसमी नदी है। ठीक है, मौसम के टाइम पीरियड पर ये इसमें जल होता है। बाकी ये आपका हिमालय के निचली ढलानों वाले क्षेत्र से, कालका वाले क्षेत्र से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में कालका एक जगह पड़ती है, कालका के निचली ढलानों से निकलती है। और राजस्थान में एक जगह है अनूपगढ़, अनूपगढ़ में लुप्त हो जाती है। घग्गर नदी को ही वैदिक काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। जो सरस्वती नदी वैदिक काल में है वो ये घग्गर नदी ही है आपकी, घग्गर नदी है। इसी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा है। कालीबंगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता है वो इसी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के आमेर जिले के अरावली पर्वत श्रेणी से होता है और फिर अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती है और फिर कक्ष के रन में साहिनी कक्ष में समाप्त हो जाती है। रन ऑफ कक्ष में इसका, ये भी अंतःस्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो समंदर तक नहीं पहुँच पाती, पहले ही अपना जल, ठीक है, गिरा देती है। तो ये आपकी भारत की सभी नदियाँ हो गई। तीनों हिमालयी नदी तंत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र बता दिए मैंने, और अरब सागर में जल गिराने वाली और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में चर्चा हो गई। तो समझ में आया कि सिर्फ, हाँ आया? तो सिंपल सा है, बस ये है कि 1-2 बार आप इसको और रिवाइज करोगे तो निश्चित तौर पे ये चीज़ आपको आसान सी लगेगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। कल जो है, जो मैं नेक्स्ट आपको भारत के जितने भी पर्वत हैं उनको मैं आपको कल के सेशन में पढ़ा दूंगा इसी तरीके से। ठीक है,
अब यदि आपने इसको एक बार पहले पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बहुत आसान है चैप्टर, ठीक है। बाकी